हेलो स्टूडेंट। कल तक अपने कक्षा 10 के फॉर्मूले पर चर्चा कर रहे थे कल से। और अपन ने प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग तक चर्चा कर ली थी। आज अपन प्रश्नावली 10 वृत्त के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे कि वृत्त जो प्रश्नावली है उसमें कौन से फार्मूले हैं या उसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो अपने को परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी चाहिए। प्रश्नावली 10 से शुरू करते हैं। प्रश्नावली 10 वृत्त। वृत्त वृत्त क्या होता है? एक गोल समतल आकृति होती है जिसको अपन वृत्त कहते हैं। बिल्कुल गोल होती है और समतल होती है। ये 2D होती है, द्विविमीय आकृति जिसके दो अक्ष हैं, x अक्ष और y अक्ष। वृत्त में चारों ओर की जो गोल आकृति है, गोल रेखा, इसको परिधि बोलते हैं। और जिस जो बिंदु होता है जहां से परिधि की सभी जगह दूरी बराबर होती है, ये वृत्त का केंद्र है। और जो केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी है, चाहे उसको आप कहीं भी नापिए, यहाँ से नापिए, यहाँ से नापिए, कहीं से नापिए, इसको ऊपर ये सब जगह बराबर होती है और इसके ऊपर त्रिज्या कहते हैं। और इसको r से दर्शाया जाता है। त्रिज्या को r से दर्शाते हैं। इस प्रश्नावली में वृत्त बारे में अपन पढ़ेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो अपन स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श रेखा क्या होती है? कोई भी वृत्त जो है उसके किसी भी एक बिंदु को टच करते हुए अगर कोई सीधी रेखा निकलती है तो वह स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त के परिधि के किसी भी एक बिंदु को, केवल एक सिंगल बिंदु को टच करेगी और इसको अपन कहेंगे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त की प्रश्नावली में सबसे इंपॉर्टेंट यही है। तो स्पर्श रेखा एक वृत्त की पर कितनी खींची जा सकती है? एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, क्योंकि परिधि पर बहुत सारे अनंत बिंदु है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। लेकिन एक बिंदु पर वृत्त की परिधि के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके बहुचयनात्मक प्रश्न आते हैं बोर्ड की परीक्षा में। उसमें ये एक प्रश्न बन सकता है कि वृत्त की जो परिधि है उसके किसी एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उसमें आंसर आएगा एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन प्रश्न ऐसे आ जाए, मान लो कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो उसका आंसर होगा अनंत। दूसरा पॉइंट, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका आंसर होगा अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक होती है वृत्त के किसी भी पॉइंट से वहां निकल के कोई रेखा बाहर निकल रही है, तो इसको छेदक रेखा कहते हैं। ये छेद कर रही है परिधि को, जो पार कर दे रेखा, उसको बोलते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा वृत्त को कोई छेदक रेखा पार करती है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु से पार कर देती है, तो इस पूरी रेखा को जो यहां से लेकर यहां तक गुजर रही है, इसको कहते हैं जीवा। इसको बोला जाता है जीवा।
इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। तो एक वृत्त में कितनी जीवा होती है? एक वृत्त में अनंत जीवाएं होती है। एक वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती है। एक वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती है, यानी कि परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो जीवा क्या है? परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि के दो बिंदु, जैसे यहां से हम देखते ये बिंदु को मिलाया तो ये जीवा बन गई। यहां से यहाँ भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा। इस प्रकार से इसमें अनंत जीवाएं हो सकती है। तो वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती है। और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा है वो कहां से गुजरेगी? वृत्त के केंद्र से। वृत्त के जो केंद्र से जीवा गुजर रही है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है। और इसका दूसरा नाम क्या है? और इसे व्यास भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का दूसरा नाम क्या है? व्यास। आप सब बच्चे इसको नोट करते रहे साथ में और ध्यान से देखें वीडियो को, और अगर समझ में नहीं आए तो आप इसको बार बार देखें। इससे आपके ये पूरा ये बेसिक पॉइंट है। कोई भी प्रश्नावली जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब जो पढ़ाई जा रही है सब बेसिक्स है। अगर ये आपने ढंग से समझ लिया तो प्रश्नावली के क्वेश्चन को आप इजीली आप सोल्व कर सकते हो। तो वृत्त की जो केंद्र से गुजरने वाली जीवा होती है वो व्यास कहलाती है और वो सबसे बड़ी होती है। और व्यास जो है वो वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसका 2 गुना होता है। त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। यानी कि त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या अगर अपने को नहीं दिए प्रश्न में और व्यास दे दिया है तो व्यास को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास में त्रिज्या आ जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रश्नावली में, मान लो अपन एक वृत्त लेते हैं, एक वृत्त लिया और इस वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींचिए अपन ने। स्पर्श रेखा खींचिए तो स्पर्श रेखा मान लो वृत्त के इस पॉइंट पे टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो यहां से अगर अपन सीधी रेखा खींचे केंद्र तक तो ये त्रिज्या है और स्पर्श रेखा और इस त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मान लो अपने को त्रिज्या दे दे और स्पर्श रेखा की लंबाई दे दे और ये पूछ ले कि जो बिंदु जहां से स्पर्श रेखा खींची गई है वहां में बिंदु O है, यहां से केंद्र के मध्य की, इसको हम मान लेते हैं, इसको अपन A मान लेते हैं, के मध्य की दूरी ज्ञात करो। तो इसके लिए अपने को यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण ध्यान में रखना है कि इस जगह हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से अपन इसको मिला देते हैं। अपने को पूछा जा सकता है कि इसकी लंबाई O और A का मान बताइए। यदि अपने को R का मान दे दिया और इसकी लंबाई, इसको भी अपन मान लेते हैं B, A और B की लंबाई दे दी मान लो अपने को,
तो अपन इसका मान ज्ञात करने के लिए अपने को इसका उपयोग करते हैं। और ये कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री आती है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय लगा करके अपन इसकी तीनों भुजाओं में से कोई भी एक भुजा ज्ञात कर सकते हैं। दो अपने को देगा वो और उसमें से अपन किसी भी एक भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न इस प्रश्नावली में आते हैं, तो इसकी मदद से अपन सोल्व कर सकते हैं। अपने को ये ध्यान रखना है कि इस जगह हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर आप इसको 90 मान लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुमको बताया है, इससे जो पहले प्रश्नावली पढ़ाई है 8वीं प्रश्नावली त्रिकोण में थी, उसमें समझाया था कि 90 डिग्री के सामने का हमेशा कर्ण होता है। जो भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है समकोण त्रिभुज में, देखिए ये समकोण त्रिभुज, इसमें ये 90 डिग्री है, तो ये हमेशा क्या होगा, कर्ण। तो देखिए दिखने में अपने को ये दिख रहा है, लेकिन वास्तव में कर्ण कौन सा है, ये। इस त्रिभुज के लिए त्रिभुज OBA में O और A क्या है, कर्ण है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और फिर अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसको सोल्व कर सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, करनी a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसकी मदद से अपन आसानी से इसमें से कोई भी दी हुई भुजा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रश्नावली 10 के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप उनको अच्छी तरह से समझें। समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवाइज करके देखें और कॉपी में नोट करें, बार बार लिखें। गणित पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी गणित आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। प्रश्नावली 10 व्रत के आगे अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 11। प्रश्नावली जो 11 है वह है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्नावली 11 वृत्तों से संबंधित वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। अपने को वृत्त दिया रहेगा, थोड़ा सा आसान से गोल बनाते हैं पूरा, ये वृत्त हो गया। वृत्त जो है, वृत्त का क्षेत्रफल, अपन सब जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल सबने पढ़ रखा है, 2 पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये इसका फार्मूला होता है। और परिधि का जो फार्मूला है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि, इसका फार्मूला होता है 2 पाई r। ये आप सबको विदित है, छोटी कक्षाओं में कक्षा 6, 7, 8 में, जैसे कक्षा 5 में भी ये पढ़ाया जाता है। तो उसमें अपन ने पढ़ाया कि इसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। वृत्त की बेसिक नॉलेज जो है, इससे पहले वाले प्रश्नावली 10 में मैंने तुम्हारे को समझा दिया कि केंद्र बिंदु होता है बीच में, केंद्र से परिधि के मध्य की जो दूरी है उसको त्रिज्या कहते हैं। वो सभी जगह, चाहे इस बिंदु पर नोट करें, यहाँ करें, यहाँ करें, कहीं भी करें आपने, सभी जगह वो बराबर होती है, इक्वल होती है। और ये जो परिधि है, इसमें देखो दोनों जगह सूत्रों में पाई आ रहा है। पाई जो है इसका एक निश्चित मान होता है, वो होता है 22/7। ये आपको याद रखना है। छोटे क्वेश्चनों में, बहुचनात्मक क्वेश्चनों में आपसे पूछा जा सकता है। एक इसका दूसरा मान 3.14 ये भी होगा। प्रश्न जो देगा प्रश्नावली में, जो आपके क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, उसमें आपको अगर पाई का मान नहीं दिया तो आपको 22/7 मिलता है। मान लो क्वेश्चन में मेंशन कर दे कि आपको पाई का मान 3.14 रखना है, तो फिर आपको ये रखना पड़ेगा, आप इसमें बदलाव नहीं करेंगे। अब देखिए, ये जो प्रश्नावली है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल अपन इस सूत्र से निकाल सकते हैं। मान लो अपने को वृत्त का त्रिज्या दे दे
प्रश्न में। जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम आसानी से इसमें रख करके ज्ञात कर सकते हैं। अपने उदाहरण लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल अपने को निकालना है, तो क्या करेंगे अपन? फार्मूला लिखेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला लिखेंगे अपन पाई आर स्क्वायर, और इसमें मान रख देंगे। पाई का मान मैंने बताया था मेरे को 22/7 होता है, और त्रिज्या अपन के लिए 5 स्क्वायर है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा। 5 को गुणा करेंगे 5 से, 5 का स्क्वायर हो गया। इन सबको अपन गुणा कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। 22 गुणा 25/7। देखो इससे कोई भी संख्या नहीं कट रही, तो इन दोनों को गुणा करके 7 से डिवाइड करके अपन मान निकालेंगे, और इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या कैसे लिख सकते हैं? वर्ग सेंटीमीटर। दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? दी हुई कोई भी जो समतल आकृति है उसका पूरा नाप, हॉल पूरा नाप कितना है, उसको क्षेत्रफल बोला जाता है। कोई भी आकृति हो सकती है, ये वृत्त है, गोलाकृति है, आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, और कोई भी बहुभुज हो सकता है, कोई फील्ड हो सकता है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? हम पूरा नाप लेते हैं। अब उसमें अपने को जैसे मान लो फील्ड दे दिया, खेत दे दिया, तो उसमें अपन को डिवाइड कर देंगे। समांतर चतुर्भुज में डिवाइड कर हो जाएगा, या त्रिभुज में, आयत में, वर्ग में डिवाइड होकर के उसका पूरा जोड़ करके अपन निकाल देंगे। ये अपने कोर्स में नहीं है। अपने जो कोर्स में है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें जो बेसिक पढ़ने के बाद अब मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आगे आपको। मान लो अपने को ये वृत्त दे दिया, और इस वृत्त में एक टुकड़ा इसका निकाल दिया और पूछ लिया कि इस टुकड़े का क्षेत्रफल बताइए, या एक बचा हुआ है पीछे, इसका क्षेत्रफल बताइए। इस टुकड़े का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ अपने को कोण देगा, थीटा कोण। ये ओ बिंदु है, ओ बिंदु को थीटा कोण दे दिया कि जैसे मान लो थीटा का मान 60 दे दिया, इस 60 डिग्री एक वृत्त देगा। इस मान लो दे दिया कि भाई आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में से 60 डिग्री कोण पर दो त्रिज्या का निकाल देंगे, ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये त्रिज्य खंड का जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा है वृत्त का, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड, क्योंकि त्रिज्या से मिलकर के बना है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए, इसको कहते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड। अब त्रिज्य खंड इसमें दो हो गए, एक तो ये जो छोटा दिख रहा है, एक ये बचा हुआ, तो ये तो हो गया लघु, ये हो गया लघु त्रिज्य खंड। और ये जो बचा हुआ है पूरा इसके अलावा, ये है वृत्त, वृहत त्रिज्य खंड। ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझनी चाहिए, क्योंकि इस प्रश्नावली में यही प्रश्न आते हैं। त्रिज्य खंड हो गया। अब दूसरी चीज एक और समझिए, अगर वृत्त को जीवा से डिवाइड कर दे, मान जीवा आपको वहां पे मैंने समझा दिया, जीवा क्या होती है। मान लो यहां से एक रेखा गुजर रही है, इसको अपन जीवा कहेंगे, और अब वृत्त के दो भाग, एक ये छोटा पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है, इसको क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे वृत्त खंड। ये भी वृत्त खंड है, ये भी वृत्त खंड है। ये हो गया लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। और ये जो बड़ा पार्ट है, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड, दीर्घ वृत्त खंड। इस प्रकार से दो टुकड़े हो गए इसके, और इसमें भी दो टुकड़े हैं, लेकिन ये त्रिज्या से मिलकर के बना हुआ, इसलिए इसके त्रिज्य खंड कहते हैं। त्रिज्याओं से मिलकर के टुकड़ा निकाला, त्रिज्याओं को जोड़ करके, और इसमें बीच में से इसको काट दिया गया है, किसकी सहायता से? जीवा की सहायता। ये है लघु वृत्त खंड, वृत्त का टुकड़ा। अब देखिए इसके फार्मूले, मान लो ये अपने को निकालना है, इसके लिए क्या होगा सूत्र?
फार्मूला क्या होगा त्रिज्य खंड का, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल के लिए अपने पास में सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब अपने को देखो ये कुछ न कुछ कोण देगा, अपने को कुछ कोण बनेगा यहाँ पे जब त्रिज्य खंड निकालेंगे। ये जो कोण है इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, और पूरा कितना कोण होता है टोटल कोण, एक बिंदु पर कितने डिग्री का कोण होता है कुल 360 डिग्री का। तो इसके नीचे 360 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये बढ़ गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला। अब अपने पास में जैसे मान लो उदाहरण के लिए 60 डिग्री दे दिया कि 60 डिग्री के त्रिज्य खंड का टुकड़ा क्षेत्रफल उसका ज्ञात करना है और त्रिज्या दे देंगे। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 60 और त्रिज्या जैसे मान लो अपने को देंगे 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे और आसानी से त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मालूम कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लो वृत्त खंड का पूछ ले तो इसके लिए फार्मूला है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसको चाप कहते हैं, चाप का आएगा और वास्तव में क्या आएगा चाप आएगा इससे। तो चाप कितना है 2 पाई आर, ये होगा परिधि का सूत्र। अब कितने डिग्री पे काट रहा है इससे, जो ये सूत्र ये जो त्रिज्य खंड ज्ञात करने के लिए नहीं आएगा, ये केवल चाप कटेगा। जैसे मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो ये चाप कितना है, चाप को ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला लगाएंगे अपन। वही थीटा कितना है जो कोण होगा थीटा और 360। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वृत्त खंड का क्षेत्रफल निम्नलिखित की चाप लिखेंगे। वृत्त खंड की चाप की लंबाई, वृत्त खंड के चाप की लंबाई, ये अपन चाप की लंबाई। अब अपने को मान लो ये लघु खंड, लघु वृत्त खंड या दीर्घ वृत्त खंड ज्ञात करना हो तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसके लिए अलग फार्मूला है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इसके लिए क्या होगा अपने को ये जो पार्ट है इस पूरे का ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके अगर ये पार्ट इसमें से हट जाए तो अपने पास में ये आ जाएगा लघु वृत्त खंड। और मान लो लघु वृत्त खंड नहीं पूछ के दीर्घ वृत्त खंड पूछ ले तो अपन क्या करेंगे निकाले तो ऐसे नहीं इसी फार्मूले से निकालेंगे, लेकिन पहले ये ज्ञात करेंगे और टोटल जो है पूरा क्षेत्रफल वृत्त का उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करें। इसके लिए जो फार्मूला देखिए क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन ये फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री और इसमें से माइनस करेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, ये इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा किसका आएगा लघु वृत्तखंड इसका। ये जो फार्मूला है ये जो जगह बच रही है त्रिभुजाकार जगह इसके लिए ये फार्मूला है, यानी कि त्रिज्य खंड का पूरे का मान ज्ञात होगा, त्रिज्य खंड के पूरे मान में से ये जो त्रिभुजाकार जगह है ये माइनस हो जाएगी और ये माइनस होते अपने पास में आंसर आ जाएगा। तो प्रश्नावली 11 के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं और जो बेसिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में आ रही है प्रश्नावली 12। प्रश्नावली 12 में क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित है। क्षेत्रफल कौन कौन से त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृतियों में घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, इन सभी का क्षेत्रफल और आयतन। तो इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी।
आकृतियों के क्षेत्रफल एवं आयतन, ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल और आयतन। आप इसको नोट कीजिए पहले, सभी बच्चे इसको नोट करेंगे। मैं इसको मिटाऊंगा, जब पूरे पे ये काफी बड़ा है, इसमें बहुत ज्यादा फार्मूले हैं, तो इसको अपन मिटा करके फिर पूरे बोर्ड पे करेंगे। सभी ने कर लिया? सभी को गणित पढ़ते समय एक तो मैं बार बार कहता हूँ कि रफ कॉपी पास में लेके बैठा, तो आप पेन और कॉपी हाथ में हो तो ही गणित पढ़ो, और पूरे मनोयोग से पढ़ के बैठो। तो वास्तव में पढ़ना हो, अपने को लग रहा है कि अपने को पढ़ना चाहिए, तभी आपको पढ़ना चाहिए, और मनोयोग से पढ़ोगे तभी ये सब कुछ चीज़ें समझ में आएगी, याद होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं तो बेकार है सब कुछ करना। तो अपन प्रश्नावली 13 के चलते हैं। ठोस आकृतियों का क्षेत्र व आयतन, त्रिडी आकृतियां, त्रिविमीय आकृतियां, देखिए कौन कौन सी होती है? त्रिविमीय आकृतियां जो गणित में अपन पढ़ते हैं, वो त्रिविमीय आकृतियां कौन कौन सी है? देखिए सबसे पहले घन। घन क्या होता है? चौकोर बॉक्स, चौकोर डब्बा जिसमें सभी फलक इसके बराबर होंगे, उसको अपन घन बोलते हैं। देखिए मैं बना रहा हूँ, ये है घन, बिल्कुल चौकोर। इसमें नीचे वाला पृष्ठ, ये सामने वाला, ये पीछे वाला, ये इधर वाला, ये इधर वाला, ये ऊपर वाला, सभी फलक जो है वो बराबर होते हैं, सारे फलक इक्वल होते हैं। तो इसकी जो ये भुजा है, ये आर्म, इससे इसका अपन क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का क्षेत्रफल निकालेंगे, घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल क्या होगा? 6a²। ए का मतलब होता है आर्म, ए बराबर क्या होता है? आर्म, भुजा। अब यहाँ 6 क्या मिलेगा? देखो ये मान लो एक सीधा क्या है सामने, ये क्या है? ये एक वर्ग है, वर्ग है, और वर्ग जो है उसका आप क्षेत्रफल जानती हो, भुजा गुणा भुजा, यानी कि a को a से गुणा करो तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता है a गुणा a, यानी कि a²। अब इस प्रकार के इस घन में कितने? 6, तो क्या बन गया सूत्र? 6 को किससे गुणा किया? a² एक भुजा इसके आगे वाला फलक दिख रहा है उससे, तो क्या बन गया सूत्र? 6a²। ये हो जाएगा घन का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर पे आता है घनाभ। घनाभ कैसा होता है? घन और घनाभ में क्या डिफरेंस होगा? घन में जो है सभी इसकी जितने भी फलक है 6, वो सभी 6 फलक इक्वल होती हैं, जबकि घनाभ में क्या होता है? घनाभ में इसकी जो 4 फलक है वो इक्वल होगी, और ऊपर और नीचे की फलक इक्वल होगी, यानी कि सभी जो फलकें हैं वो इक्वल नहीं होती, बराबर नहीं होती। तो देखिए इस प्रकार का होता है घनाभ। घनाभ जो है वो इस प्रकार का होगा, जैसे आपके हाथ में जो बुक है, आपके हाथ में जो नोटबुक है,
उसके आकार का होता है घनाभ। साधारण भाषा में तो और समझना है तुम्हारे को, तो पीपा, आपके हाथ में जो रबर है, ज्योमेट्री बॉक्स है, वो सब घनाभ के आकार वाला है। देखिए इसमें क्या अंतर है, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है, तो इसमें जो ये भुजा है जो लंबी है, इसको अपन लंबाई क्या देंगे, एल से दर्शा देंगे। और जो ये ऐसे है फैला हुआ चौड़ाई, इसमें तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, और इसमें ये लंबाई ये चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं और ऊंचाई को अपन एच से दर्शाते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, घनाभ का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच और एल, ये घनाभ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। यानी कि देखो इसमें सब आयत है, जितने भी है ये सामने वाले फलक आए, इसके सामने वाले फलक, पीछे वाले सभी फलक के आयत के रूप में। तो आयत का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई को किससे गुणा किया, चौड़ाई से। फिर ये भी लंबाई गुना चौड़ाई है इसकी, लेकिन इसको बी से बोलना है, इसको एच से बोलते हैं, तो आ गया बी एच। फिर आगे लास्ट में क्या है, एच और एल, एल को किससे गुणा करना है, एच से, पीछे वाले फलक में, इसको एल और ये एच। और सब कितने कितने हैं, सब सामने आमने सामने बराबर होती है। ये नीचे वाले ये ऊपर वाले के बराबर है, इधर वाले जो फलक है ये इसके बराबर है, और ये जो फलक है इसके पीछे वाले के बराबर है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। इन सब का योग करेंगे, जोड़ने के बाद 2 से गुणा करेंगे तो कंप्लीट इसका क्षेत्रफल आ गया। इसके जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो आ जाता है। ये सब पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको भी अपन लिख सकते हैं घर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसको भी क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये इसके पृष्ठ का। इस आदमी की तीसरी आकृति आती है, सॉरी, तीसरी जो आकृति है वो है बेलन। बेलन किस प्रकार का होता है, बेलन, बेलन एक पाइप के आकार का होता है। कोई भी पाइप, लोहे का, प्लास्टिक का, रबर का जो पाइप है, पानी की टंकी है गोल, उसकी तरह दिखने वाला। घरों में अपने कोई गोल टंकी हो लोहे की, जिसमें अपन अनाज वगैरह रखते हैं, वो सब बेलन की बात है। इस प्रकार की गोल आकृति, गोल पृष्ठ, जिसमें ऊपर और नीचे क्या होते हैं, वृत्त। एक बेलन कैसे बनाया जा सकता है, जैसे बहुत सारे अपन सिक्के ले एक ही नाप के, जैसे मान लो 1 रुपए के सिक्के ले लिए अपने, एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का रखा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से अपने इतने सारे सिक्के रखती है 10-12, तो क्या बनेगा, आकृति कौन सी बनेगी, बेलन। यानी कि एक वृत्त के ऊपर और वृत्त और वृत्त और वृत्त रख करके उसमें एक हाइट आ जाएगी, उसको अपन बेलन कहते हैं। तो ये इसकी क्या होगी, हाइट, ऊंचाई। और ये जो गोल आकृति है वृत्त की तरह, इसमें यहां से यहां तक क्या है, इसकी त्रिज्या r, ये है r त्रिज्या, और ये इसकी हाइट है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं अपन। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 2 पाई r कोष्टक r प्लस h, ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब चारों तरफ का, पार्श्व का और ऊपर का और नीचे का, सबको अगर मिलाते देखो, एक वृत्त नीचे और एक ऊपर। मैं इसको बना के बताता हूँ कि कैसे सूत्र बनाए। तो इसमें 2 तो वृत्त हो गए। बेलन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या है, 2 तो है वृत्त, और हाइट के साथ में क्या है, हाइट के साथ में इसकी क्या है, परिधि। परिधि किससे गुणा हो रही है, ऊंचाई h से।
तो देखिए यहाँ पे फार्मूला लगाइए, 2 को किससे गुणा करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जानते ही मैंने बताया पहले पाई आर स्क्वायर, मैं लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस लगाइए, परिधि होती है 2 पाई आर, परिधि बताई थी थोड़ी देर पहले 10वीं प्रश्नावली में, और ये एच। तो देखिए इनमें सब में से कॉमन ले लीजिए, कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, पाई भी कॉमन आ रहा है, आर भी कॉमन आ रहा है, तो क्या क्या शेष बचे हैं, यानी कि 2 से 2 कट, पाई से पाई कट, आर का भाग इसमें स्क्वायर में दिया तो आर बच गया, प्लस आया, प्लस लगाइए, यहाँ पे देखिए 2 पाई आर से कट गया तो एच बच गया। तो देखिए अपना फार्मूला इस प्रकार से बना हुआ है। अब अपने को पूछने केवल पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, तो अब क्या होगा उसका, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन है, यह है 2 पाई आर एच, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। मान लो ऊपर और नीचे का पूछे केवल तो यह आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यह आ गया बेलन के वक्र पृष्ठ का और ये संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। इसके बाद में अगली आकृति, त्रिविमीय आकृति होगी गोला। गोला कैसा होता है, गोला वृत्त की तरह न होकर के गेंद की तरह गोल, गेंद जैसा गोल, त्रिविमीय आकृति है, गेंद की तरह गोलाकृति, यह है गोला। गोले में देखिए ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी आर, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब त्रिज्या है, पाई का मान 22 के साथ होता ही है। ये लगा करके अपन पूरे गोले का अगर अपने को त्रिज्या दे देगा या व्यास दे देगा तो अपन आसानी से गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अर्धगोले का, अर्धगोले आधा काट दे मान लो इसमें, तो कैसी आकृति जाएगी, ये है अर्धगोला, ये ऊपर एक वृत्त दिखेगा अपने को, यहां से बीच में से काट दे इसको गोले को, मान लो जैसे मान लो गेंद को काट दे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे क्या होगा, देखो आधा करते हैं 2 का भाग दे देंगे तो 4 की जगह 2 हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब आधा कर दिया अपन ने तो ऊपर एक वृत्त और यहाँ पे एक वृत्त पैदा हो गया, आधा पूरे का अपन ने निकाला तो 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दिया तो आधा हो गया, लेकिन एक वृत्त और यहाँ पे बन गया, तो इसका क्षेत्रफल होगा इसमें जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, तो क्या बन गया, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बना है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब मान लो ये जो गोला है ये ठोस ना होकर के मान लो खोखला गोला हो, खोखला गोला तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा अर्धगोले का, खोखले अर्धगोले, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखले अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अब इसमें खोखला रहेगा तो यहाँ पे पृष्ठ होगा ही नहीं ऊपर, तो क्या होगा केवल 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा अर्धगोले के, खोखले अर्धगोले का क्षेत्रफल। गोले के बाद लास्ट शंकु आकृति बचती है अपने पास में, शंकु, शंकु कैसा होता है, शंकु होता है जोकर की टोपी की तरह, आइसक्रीम का जो कोन सबने देखा होगा उसकी तरह जो आकृति होती है वो कहलाता है शंकु। देखिए मैं बनाता हूँ बोर्ड पे, यह आकृति, यह है जोकर की टोपी,
या आइसक्रीम का कोन या रॉकेट के आगे का मुंह, वो इस प्रकार का होता है। तो ये जो शंकु है इसमें देखिए ये यहां से यहां तक, ये यहां से इसकी पूरी क्या है, इसकी हाइट h, और ये जो तिरछी है ये भी इसकी हाइट है, लेकिन इसको कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, और इसको l से दर्शाते हैं, तिर्यक ऊंचाई। और यहां से लेके यहां तक ये क्या, इसकी त्रिज्या r। अब मान लो अपने को प्रश्न में केवल h और r ही दे दी, मान लो शंकु जो है उसकी अपने को ऊंचाई दे दी, और नीचे का जो पृष्ठ है ये वृत्ताकार, इसकी अपने को त्रिज्या दे दी, और बोल दिया भाई इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो अपने को वहां पे उस सूत्र में l की आवश्यकता पड़ेगी, तो l अपन कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखिए वहां एक बार पुनः एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, तो ये इसका कर्ण है, तो l बराबर क्या हो जाएगा, करनी में पाइथागोरस प्रमेय से h² + r², इसकी मदद से अपन तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे और प्रश्न को सोल्व कर लेंगे। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r कोष्टक r + h, यह था शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसकी मदद से अपन आसानी से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा, शंकु h नहीं है, सॉरी l आएगा, क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठ, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का मतलब हो गया कि नीचे वाला पार्ट नहीं, केवल ये राउंड जो शेप है ऊपर वाला, जैसे मान लो इस प्रकार का कोई टेंट लगाओ, तंबू लगाओ, तो और बोलते हैं कि तंबू में सामियाने में लगे हुए कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो अपन नीचे का पार्ट उसमें ज्ञात नहीं करेंगे, वहां पे ये सूत्र लगाना पड़ेगा अपने को, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई r l, ये फार्मूला लगा करके अपन आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ये हो गए अपने ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल सभी के। अब अपन बात करेंगे आयतन की, ये अभी तक हमने पढ़ा है, ये सब आकृतियों के हैं क्षेत्रफल। अब आयतन में देखिए आप, आयतन और क्षेत्रफल में क्या अंतर है, पहले इसको समझिए आप। क्षेत्रफल तो केवल पृष्ठ जो होती है उसका पूरा नाम होता है, जैसे इसकी पृष्ठ, इसमें जैसे मान लो सामियाना लगा हुआ है कपड़े का, तो उसमें कितना कपड़ा लगेगा, तो चारों पूरा नाम हो जाएगा, ऊपर का कपड़े का अंदर जो स्पेस है उसका कोई इसमें नाप नहीं है, उसका माप नहीं होता है। तो क्षेत्रफल में केवल पृष्ठ का माप होता है, जबकि आयतन में किसका माप होता है, आयतन में कंप्लीट उसका माप होता है अंदर तक की जगह का। जैसे मान लो कोई ग्लास है अपने पास में, तो ग्लास में कितना पानी आ रहा है, कोई जैसे मान लो शंकु क्या है, घनाभ के आकार का मान लो अपने पास पात्र है, उस पात्र में कितना पानी डाला जा सकता है, कितनी मिट्टी डाली जा सकती है, कितना उसमें तेल डाला जा सकता है, यानी ग्रहण करने की क्षमता, पात्र की ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो आयतन होता है। कोई भी पात्र हो, घनाभ के आकार का हो सकता है, घन के आकार का हो सकता है, बेलन जैसा हो सकता है, या मान लो गोला या शंकु की तरह हो सकता है, उस पात्र की किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता, उसमें कितनी मात्रा उसमें डाली जा सकती है, वो ज्ञात करने के लिए अपन आयतन काम में लेते हैं। तो देखिए मैं जितनी भी आकृतियां बनाई है उन सबका आयतन के फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूं। घन का आयतन, घन जो होता है उसका आयतन होगा a³ यानी कि
भुजा को 3 बार गुणा करना पड़ेगा, a गुणा a गुणा e, तो अपने पास में घन का आयतन आ जाएगा। दूसरा है घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होगा L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, L लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। जो घनाभ की विमाएं होती है, तीनों विमाओं को ऊपर गुणा कर देंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को, तो अपने पास में घन का घनाभ का आयतन आ जाएगा। तीसरा अपने पास में बेलन, बेलन का आयतन। देखिए बेलन कैसे बनता है, अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था सिक्कों का, सिक्के के ऊपर सिक्का रखा, फिर सिक्का रखा, फिर सिक्का रखा, तो एच ऊंचाई तक के अपन ने सिक्के जमाइए। तो एक सिक्का जो है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका पूरा नाप पाई आर स्क्वायर, अपने को पूरा नाप चाहिए अंदर तक का, तो बहुत सारे वृत्त हैं एच ऊंचाई तक, तो सबसे पहले तो आ गया पाई आर स्क्वायर। अब बहुत सारे कितने एच ऊंचाई तक है, तो एच और लगा दीजिए यहाँ पे, तो क्या फार्मूला बन गया, बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इसकी मदद से अपन बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं कि बेलन यानी कि उस बेलनाकार वस्तु में कितनी उसमें कोई चीज डाली जा सकती है, कितनी वो ग्राइंड कर सकते हैं, कितना पानी डाल जा सकता है, कितनी मिट्टी या कोई भी चीज जो उसमें अपने को प्रश्न में होगी वो अपन उससे ज्ञात कर सकते हैं। चौथा है गोला, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इस फार्मूले की मदद से अपन गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो आधा एक गोला हो, एक ठोस गोला है और आधा है मान लो, तो क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का आयतन आधा, यानी कि 1/2 कर देंगे, 1/2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से 1 कट हो जाएगा, 4 2 बार, तो फार्मूला बन जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इस सूत्र की मदद से आसानी से अर्धगोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। लास्ट बचा आपके शंकु, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र की मदद से शंकु का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन ने देखा कि ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन, ये यहाँ पे डायग्राम पे बने हुए, इन चित्रों को देखिए चित्रें और अपने दिमाग में फिट कीजिए कि घन कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है, और फिर उसका अपन क्षेत्रफल और आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अब लास्ट प्रश्नावली बची है आपके, उसके फार्मूले। लास्ट प्रश्नावली आपके सांख्यिकी, सांख्यिकी में भी 4-5 फार्मूले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, स्कोरिंग प्रश्नावली है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फार्मूला रखा और टेबल बना के आंसर देने होते हैं। तो इसमें अपने को कैलकुलेशन अच्छी तरह से आनी चाहिए, जोड़ जो तो ढंग से करें, गुणा वगैरह ढंग से करें, तो सही सटीक उत्तर निकाला जा सकता है। सांख्यिकी, सांख्यिकी में अपन 3 चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज होती है माध्य, दूसरी चीज होती है माध्यक, माध्यक और बहुलक। ये 4 चीजें अपन इसमें पढ़ते हैं। माध्य क्या होता है, औसत कवच है माध्य को, एक ही चीज है। देखो सबसे पहले तो ये जो तीनों चीजें हैं, ये कक्षा 7 और 8 की लेवल पे भी अपने को इसमें 10वीं क्लास में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो बहुचरात्मक प्रश्न आते हैं या 1 नंबर के जो प्रश्न आते हैं तो अति लघुत्तरात्मक, उस अति लघुत्तरात्मक प्रश्न में भी इनसे प्रश्न आ जाते हैं, वो कक्षा 7-8 में से।
तो मैं पहले अपने छोटे रूप में इसको थोड़ा समझाऊंगा, उसके बाद में कक्षा 10 की लेवल के जो कुछ फार्मूले हैं वो बताऊंगा। तो देखिए आप, सबसे पहले माध्य यानी कि औसत। अपने को कोई भी आंकड़े दिए जाएंगे और आंकड़े का माध्य ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा। जैसे मान लो कोई क्रिकेट की टीम है, एक उदाहरण ले रहा हूँ, एग्जाम्पल, एक क्रिकेट की टीम के द्वारा खेल के दौरान रन बनाए गए, तो उस प्रकार से उसने अंक बनाए 2 3 2 2 4 2 4 2, ये अंक बनाए और पूछ ले इसका माध्य निकालिए। तो अपन माध्य कैसे निकालेंगे? इन सबको जोड़ेंगे और इन सबको गिनेंगे और उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे माध्य बराबर क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 2 + 2 + 4 + 2 + 4 + 2। और कितनी संख्या है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से इसको कर देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 2 4 6 8 12 12 और 4 16 16 और 5 21 8, इसको डिवाइड करके अपन निकालेंगे। 8 दूनी 16, पॉइंट लगा दो, 5 बचे 50 हो गए, 8 दूनी 40, 8 6 48, बचे 2 20 हो गए, 8 दूनी 16, तो लगभग 2.62 इसका माध्य आ गया। अब मान लो इसी सवाल में अपने को कहे कि माध्य ज्ञात करो। माध्य को कैसे ज्ञात करेंगे? माध्य के लिए अपन क्या करेंगे? दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में जोड़ेंगे। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखेंगे तो यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा इसमें 2 ही है, 2 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 बार, तो 2 को मैंने 5 बार लिख दिया। इसके बाद में 3 आया है और फिर 4 आया है 2 बार। काउंट कर लो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, अपने पास में 8 आंकड़े हैं, यानी कि 2 1 2 3 4 5 बार है 2, तो 2 लिख देंगे अपन, ये हो गया। अब ये 8 आंकड़े हैं, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे अपन? क्या होगा माध्य? 8 एक सम संख्या है, तो इसके लिए देखो फार्मूला होगा, दोनों तरफ से बराबर अंश होगा। आपको फार्मूला थोड़ा लंबा चौड़ा है, चलो फार्मूला बताता हूँ आपको। अगर सम संख्या और विषम संख्या के लिए जो आंकड़े हैं वो विषम संख्या में हो तो कौन सा फार्मूला लगाना है, और सम संख्या हो तो कौन सा फार्मूला लगाना है? विषम संख्या के लिए विषम संख्या में आंकड़े होने पर फार्मूला लगाएंगे n + 1/2 वां पद माध्यक होगा। अगर मान लो यहाँ पे अभी 8 के लिए 9 होते पद, तो क्या होगा? n का मान 9 हो जाता, तो 9 + 1 10 हो जाता, और 10 में 2 भाग देते अपन तो 5 आ जाता। तो यहाँ से काउंट कर लेंगे, फिर 1 2 3 4 5 यानी कि 2, वो अपना आंसर हो जाता। लेकिन अपने पास में कैसे हैं? अपने पास में सम संख्या में है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? सम संख्या में आंकड़े होने पर, सम संख्या में आंकड़े होने पर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? देखिए सम संख्या में होते अपन लगाएंगे फार्मूला n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद, और इसको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास में यानी कि जैसे मान लो अभी 8 है, तो यहाँ पे आ जाएगा n का मान 8/2, फिर प्लस करेंगे 8/2n प्लस इसमें 1 जोड़ देंगे और इन सबको फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 4 4वां पद प्लस
5, यहाँ पे देखो 4 है, 5 हो जाएंगे, पांचवा पद इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। तो देखो चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4 यानी कि 2 ही है, प्लस पांचवा पद 1 2 3 4 5, यहाँ पे अपने इक्वली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 2 4 2 यानी कि 2 आंसर आ गया। यानी कि सम और विषम संख्या को इस प्रकार से सोल्व किया जाता है। ये प्रश्न आता है 1 नंबर का, जो छोटे प्रश्न आते हैं अति लघुत्रात्मक उसमें आता है 1 नंबर का प्रश्न। अब मान लो इसी में बहुलक पूछे तो बहुलक में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आएगी, तो बहुलक कैसे निकालोगे आप, बहुलक दिए गए आंकड़ों में अधिक बार आने वाला आंकड़ा, तो सबसे ज्यादा बार आया हो, जो पुनरावृत्ति तो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इसमें देखो 2 सबसे ज्यादा बार आया, तो इस जो एग्जांपल है इसका बहुलक क्या आएगा 2। तो ये आपके तीनों माध्य और बहुलक कक्षा 7-8 के लेवल पे तैयार हो चुके हैं। देखिए ध्यान दो इन पे। अब कक्षा 10 के लेवल पे जो फार्मूले हैं माध्य और बहुलक की, उनको भी अपन एक नजर डाल लेते हैं। देखो सबसे पहले माध्य को यहाँ पे कक्षा 10 में अपन, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, अपने को वर्गीकृत दिए हैं, तो इसके आधार पर अपन इसको 3 विधियों से ज्ञात कर सकते हैं। पहली विधि होती है उसको प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि, और दूसरी विधि होती है उसको कहते हैं कल्पित माध्य, और तीसरी विधि जो है माध्य ज्ञात करने की वो है पग विचलन। इन तीनों विधियों से अपन माध्य को ज्ञात करते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में कौन सा फार्मूला लगेगा, सबसे पहले टेबल बनेगी और टेबल बना करके अपन उसका x निकालेंगे, उसका जो औसत मान है वर्गों का, उसकी निम्न सीमा उच्च सीमा को गुणा करके और 2 से जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो x का मान आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी f का मान अपने को दिया हुआ रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और मान निकालेंगे। तो देखो सूत्र क्या बनेगा, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, इससे अपन माध्य ज्ञात कर लेंगे। कल्पित माध्य के लिए क्या फार्मूला है, a प्लस सिग्मा f d का मतलब होता है विचलन अपॉन सिग्मा, इसे अपन ज्ञात कर लेंगे। और पग विचलन के लिए होता है a प्लस सिग्मा f u अपॉन सिग्मा f मल्टीप्लाइड बाई h। h का मतलब होता है उसकी डिफरेंस कितना है, जो आंकड़े दिए हुए वर्गीकृत आंकड़े, उन वर्गीकृत आंकड़ों में कितना डिफरेंस है बराबर का। जैसे मान लो 10 से 20, 30 से 30, 30 से 40, इस प्रकार के आंकड़े दिए गए। जैसे मान लो देखो वर्गीकृत आंकड़े 10 से 20, 30 से 40, 40 से 50,
प्रकार के आंकड़े दिए रहेंगे और यहाँ पे अपने को देंगे इसकी बारंबारता। इसको अपन एफ से दर्शाते हैं। ये आपने को जैसे मान कुछ भी दे दिया 5 7 4 3 2। अब सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो x लिखा है प्रत्यक्ष विधि में, ये कैसे निकालते हैं, इन दोनों को योग करते हैं। ये इसकी निम्न सीमा कहलाती है और ये इसकी उच्चतम सीमा कहलाती है, या उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका औसत में हो जाएगा 10 और 20 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएंगे। यहाँ लिख देंगे अपन x आई, इसका औसत कितना आ जाएगा 15। अब देखो इसमें डिफरेंस कितना चल रहा है, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि 10 का अंतर चल रहा है। तो 10 10 इसमें जोड़ दो 25 35 45 और 55। अब इसको गुणा कर दो प्रत्यक्ष विधि के लिए दोनों को, fx यहाँ पे गुणा करके लिखेंगे, यहाँ पे इसकी जोड़ हो जाएगी सिग्मा f fx और यहाँ पे इसकी जो जोड़ हो जाएगी सिग्मा f। फिर इसको डिवाइड कर देंगे सीधी में रख के और निकाल देंगे। इसमें कल्पित माध्यम क्या करेंगे, इसमें से किसी भी एक को अपन अपना माध्यम मान लेंगे, कल्पना कर लेंगे उसको मान लो। और मानना आपको किसको है, हमेशा आप बीच वाले को मानो। अगर मान लो सही बीच में नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे कोई ज्यादा रहा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आपको इसमें मानने से फायदा होगा, आपके जो यहाँ आंकड़े आएंगे वो छोटे हो जाएंगे, ज्यादा आपको गुणा भाग से अपने जो गणितीय कैलकुलेशन उससे बच जाएंगे आप। तो आपको कभी भी ऊपर वाला नीचे वाला मत मानो, बीच वाला मानो। अगर मान लो आंकड़े सम संख्या में है ये दी हुई है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, एक ऊपर या नीचे हो सकता है, लेकिन आप कोशिश करो कि बीच वाला हो। बीच वाले को कल्पित माध्यम मानो। तो a बराबर क्या मान लेते हैं हम 35 मान करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें सिस्टम बदल जाएगा। यहाँ पे ये fx की जगह एक दूसरा कॉलम बनेगा d, वो आपको मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट पूरा सांख्यिकी का उसमें बताऊंगा। अभी केवल मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ। तो ये फार्मूले आपको लगाने हैं माध्यम निकालने के लिए। और माध्यम के लिए क्या होगा, माध्यम कैसे ज्ञात करेंगे आप, माध्यम में इस प्रकार के टेबल बनेंगे। मैं केवल फार्मूले लिख रहा हूँ, बाकी पूरा डिटेल से वीडियो बनाऊंगा सांख्यिकी का, उसमें आपको समझाऊंगा। तो एक बार मैं केवल फार्मूले लिखूंगा यहाँ पे L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फार्मूला करके आप आसानी से माध्यम निकाल सकते हैं। L का मतलब होती है निम्न सीमा, जो यहाँ पे अपनी माध्यम वर्ग आएगा उसकी निम्न सीमा होगी n/2, इसकी जोड़ होगी है और उसमें 2 का भाग देंगे और CF माध्यम जो वर्ग आएगा उसकी 12 का ऊपर आ जाएंगे। तो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। एक और फार्मूला है बहुलक। बहुलक में आपको टेबल भी बनानी है, सीधा अपने को डिटेल करेंगे इससे। तो फार्मूला होगा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये फार्मूला करके आप बहुलक ज्ञात कर सकते हो। परीक्षा में हो सकता है कि ये फार्मूले पूछ लेंगे एक नंबर में, लती लघुत्रा, ये फार्मूले तो आपको पक्के याद होने चाहिए। आज अपने कक्षा 10 के जितनी भी प्रश्नावलियाँ हैं कोर्स में, उन सभी के फार्मूले पढ़ने कंप्लीट करनी है। आप इनको अच्छी तरह से याद करें, लिख करके याद करें। आप जितना इनको लिखोगे, पहले तो आप 5 बार लिखो कम से कम याद करने के बाद। ऐसे याद नहीं होते तो आप 2 2 3 3 में याद करोगे, 3 याद हो गए इनको लिखो, फिर 3 याद हो गए इनको लिखो, फिर आपके पास में जैसे 15 याद हो गए तो 15 को लिखो, फिर उसके बाद में ऐसे धीरे करते करते आप कंप्लीट याद होने के बाद में सबको लिखो, फिर दूसरे को और लिखो, फिर 2 बार लिखो, फिर हफ्ते में 1 बार लिखो। तो आप कभी नहीं भूलोगे। मेरे हिसाब से कक्षा 10 नहीं, आप जिंदगी में कभी इन फार्मूलों को नहीं भूलोगे। आपको हमेशा काम देंगे, तो अच्छी तरह से इनको करें और लिखिए। थैंक यू।